साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियांशु भारद्वाज द यूनिक वेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जो केस है वो प्यूपरल मेट्राइटिस का है। ओनर के द्वारा हमें हिस्ट्री मिली है कि ये जो गाय है इसने 15 दिन पहले बच्चा दिया है और वो बच्चा उसका डेड हो चुका है। इसके अलावा ये 7 दिन से गाय ऐसे ही पड़ी थी। तो 7 दिन बाद हमको बुलाया गया, तो जब हमने चेक किया तो उसके जो यूट्रस से पस निकल रहा है। तो अब इसको मेट्राइटिस से कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो जनरली जो क्लिनिकल मेट्राइटिस जो होती है वह जनरली 21 से 28 दिन के बाद में अगर ऐसा होता है, पस आता है, क्लियर पस रहता है, तो हम उसको क्लिनिकल मेट्राइटिस की कंडीशन देखते हैं। अगर इसके अलावा ब्राउनिश कलर का जो डिस्चार्ज आता है वो आए तो हम उसको प्यूपरल मेट्राइटिस की कैटेगरी में रखते हैं, यदि उसको 15 दिन हुए हों या 15 दिन से कम में ये डिस्चार्ज आना चालू हुआ हो। इस गाय का टेम्परेचर भी अभी सब नॉर्मल देखने को मिल रहा है, मतलब इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं प्यूपरल मेट्राइटिस के लिए। तो सबसे मेन फैक्टर जो रहता है एनिमल की इम्यूनिटी का रहता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो रहते हैं जनरली जो मेट्राइटिस या प्यूपरल मेट्राइटिस जो कॉज करते हैं वो बैक्टीरिया यूकोलाई और फ्यूजोबैक्टीरियम रहता है। जो यूकोलाई रहता है, जो जनरली आप मेस्टाइटिस में देखे होंगे, मेस्टाइटिस कॉज करता है, उस स्ट्रेन जो रहती है वो अलग रहती है, जबकि इसमें जो स्ट्रेन रहती है यूकोलाई की वो अलग रहती है। अब ये जो बैक्टीरिया जो रहता है यूकोलाई, वो फैकल्टेटिव एनारोब रहता है। तो ये जो फैकल्टेटिव एनारोब बताने का एक रीज़न है, जो आपको ट्रीटमेंट जब बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आए कि फैकल्टेटिव एनारोब बताने का क्या यहाँ पे मोटिव था। दूसरा जो फैक्टर रहता है वह रहता है डिस्टोकिया का या फिर आरओपी का केस, मतलब रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। अगर कोई भी एनिमल जिसमें बच्चा डिस्टोकिया के चलते निकला है या फिर उसमें प्लेसेंटा नहीं गिरा है, उसने अब खुद से प्लेसेंटा नहीं गिराया है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस था, तो उस कंडीशन में ये जो प्यूपरल मेट्राइटिस है या मेट्राइटिस देखने को ज़्यादा मिलती है। इस केस में हमें जो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा मिला था, तो इसके चलते भी हमने इसको ऐसे डायग्नोस किया कि ये प्यूपरल मेट्राइटिस का केस हो सकता है। जनरली प्यूपरल मेट्राइटिस जो होती है उसमें टेम्परेचर भी हमको 103.1 डिग्री के ऊपर ही मिलेगा। ये क्राइटेरिया है जो कि सेट है कि इस जो टेम्परेचर होगा इसमें इतना मिलना चाहिए, इसके ऊपर मिलेगा। और ये टेम्परेचर लगभग 1 या 2 दिन तक रहता है। उसके बाद जो इकोलाई रहता है, चूँकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो ये एंडोटॉक्सिन भी सीक्रेट करता है। अब ये जो एंडोटॉक्सिन्स रहते हैं यही वो रीज़न रहते हैं जिसके कारण एनिमल लस्ट हो सकता है, एनिमल गिर जाता है, फिर उठ नहीं पाता है और उसकी हालत जो है ख़राब होने लगती है। एंडोटॉक्सिमिया के कारण शॉक में भी जा सकता है। तो धीरे धीरे जो टेम्परेचर था जो 103.1 के ऊपर मिल रहा था, कुछ दिनों बाद ये टेम्परेचर सब नॉर्मल हो जाता है, जैसा कि हमें इस केस में देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि अब आपको प्यूपरल मेट्राइटिस और क्लिनिकल मेट्राइटिस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हुए हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो जनरली इस कंडीशन में एनिमल क्या रहता है, हाइपोग्लाइसेमिक भी हो जाता है। तो हमको इसमें जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस रहते हैं जैसे कि D50, D20, D5 का यूज़ करते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, तो जिससे एनिमल में रिकवरी आती है। जब हम कोई भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एनिमल को IV इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं तो उसके बाद में एनिमल को प्यास लगेगी तो एनिमल पानी पिएगा, तो जिसके चलते जो डिहाइड्रेशन है, एनिमल को दिख रहा होगा आपको वीडियो में, डिहाइड्रेशन वो ओवरकम हो सकता है। इसके अलावा आप उसमें मेट्रोनिडाजोल का यूज़ करें। मेट्रोनिडाजोल जो रहता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ऐसे केसेस। चूँकि मैंने पहले बताया था कि जो इकोलाई रहता है वो फैकल्टेटिव एनारोब है, तो इसलिए जो मेट्रोनिडाजोल रहता है वो एनारोबिक बैक्टीरिया पे बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इसको हम पेरेंटरल थेरेपी में यूज़ करते हैं। इसके बाद में हमें अल्टीमेट जो बैक्टीरिया है उसको राइड करना है। तो बैक्टीरिया के लिए इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो माना जाता है वो सेप्टियोवर सोडियम जो रहता है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं 1.1 से 2.2 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से, तो आपको रिकवरी जल्दी देखने को मिल सकती है। अगर आपके पास सेप्टियोवर सोडियम अवेलेबल नहीं है तो आप एम्पिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन जो इंजेक्शन आता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। 11 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से उसको यूज़ करना होता है। इसके अलावा आप पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ़ायदेमंद होता है। चूँकि बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है और एंडोटॉक्सिन लिबरेट करता है, तो इसको एंडोटॉक्सेमिक इफेक्ट को कम करने के लिए हम इसमें फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन का यूज़ करते हैं।
ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा लाजवाब है, इसका एंडोटॉक्सिक इफेक्ट बहुत अच्छा है। इसी के साथ में ये NSAID की तरह भी काम करता है। अब हम आगे चलते हैं तो इसमें इम्यून बूस्टर का हमें यूज़ करना होता है, जिसके लिए आप ट्रेस मिनरल का इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टिम्बेट इंजेक्शन आता है, या फिर आप विटामिन E और सेलेनियम का जो इंजेक्शन आता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सिस्टमिक मेडिसिन के यूज़ के बाद में हमको इंट्रायूट्राइन प्रिपरेशंस का भी यूज़ करना है। इंट्रायूट्राइन प्रिपरेशंस में आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो आता है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के बोलसिस भी आते हैं, स्टिक्लिन के नाम से आएगा, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में आप चाहें तो जो आप पोविडीन आयोडीन जो रहता है आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। पोविडीन आयोडीन को आपको NS के साथ 1:10 के रेशियो में यूज़ करना है। जैसे कि आप अगर 1 ml पोविडीन आयोडीन लेते हैं तो आपको 10 ml NS लेना है। इसी रेशियो में आपको 200 ml पोविडीन आयोडीन और 2 लीटर जो लेना है NS उसमें मिक्स करके जो एनिमल है उसकी यूट्राइन फ्लशिंग करनी है। आप इसको फ्लशिंग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये आप अल्टरनेट डेज पर 3 दिन तक करें। ऐसे केसेस में आपको कैल्शियम जो इंजेक्टेबल्स आते हैं उसका यूज़ नहीं करना है। अगर आप यूज़ करते हैं इंट्रावेनसली तो एनिमल की तुरंत डेथ भी हो सकती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।